नमस्ते बच्चों, कैसे आप? मेरा नाम अनघा टीचर है। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी व्याकरण विभाग में भाषा की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सीखते हैं भाषा। इस समय सारे संसार में प्राय हजारों प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। भाषा शब्द संस्कृत में भाष्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना, अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाए। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और इसके लिए हम वाचिक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह है जिनके द्वारा मन की बात बताई जाती है। भाषा की सहायता से किसी एक समाज या देश के लोग अपने मनोगत भाव तथा विचार एक दूसरे से प्रकट करते हैं। मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह जिनके द्वारा मन की बात बताई जाती है, जैसे बोली, जबान, वाणी विशेष। सामान्यतः भाषा को वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम कहा जा सकता है। अभी हम देखते हैं भाषा का अर्थ। भाषा अभिव्यक्ति एवं विचार विनिमय का सांकेतिक साधन है। संसार के सभी प्राणी किसी न किसी रूप में अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं, जिसका माध्यम शाब्दिक और अशाब्दिक रूप में सामने आता है। मनुष्य की अनुभूतियों को शाब्दिक भाषा से अभिव्यक्त करना संभव नहीं है। उसकी अभिव्यक्ति के लिए मूक भाषा का या अशाब्दिक भाषा का ही प्रयोग किया जा सकता है, जबकि अधिक दुखी व्यक्ति अपनी वेदना की अभिव्यक्ति आंसुओं के द्वारा ही कर पाता है। शाब्दिक भाषा में मनुष्य बोलकर, कुत्ते भौ भौ कर के, हाथी चिंघाड़ कर, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करके और चूहे चू चू करके अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। व्यापक अर्थ में देखा जाए तो संसार के विभिन्न प्राणियों द्वारा प्रयुक्त भावाभिव्यक्ति के इन साधनों अंग प्रत्यंग के संचालन, भाव मुद्रा और व्यक्ति संकेतों को भाषा कहते हैं। विचारों की अभिव्यक्ति ही भाषा है। अभी हम देखते हैं भाषा की परिभाषाएं। भाषा की परिभाषा के विषय में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। पतंजलि के अनुसार भाषा वह व्यापार है जिससे वर्णनात्मक या व्यक्ति शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। काव्यदर्श के अनुसार यदि शब्द रूपी ज्योतिष से यह संसार प्रदीप्त होता, तब यह समस्त संसार अंधकार में हो जाता। तिवारी के अनुसार भाषा सुनिश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख या वाणी से निसर्त व सार्थक ध्वनि समष्टि है, जिसका विश्लेषण और अध्ययन किया जाता है। मैक्स मुलर के अनुसार भाषा और कुछ नहीं है, केवल मानव की चतुर बुद्धि द्वारा आविष्कृत ऐसा उपाय है जिसकी मदद से हम अपने विचार सरलता और तत्परता से दूसरों पर प्रकट कर सकते हैं और चाहते हैं कि इसकी व्याख्या प्रकृति की उपज के रूप में नहीं बल्कि मनुष्यकृत पदार्थ के रूप में करना उचित है। प्लेटो ने विचार तथा भाषा पर अपने भाव व्यक्त करते हुए लिखा है, विचार आत्मा की मूक बातचीत है, पर वही जब ध्वन्यात्मक
होठों पर प्रकट होती है उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। अभी हम देखेंगे भाषा के भेद। पहला भेद है मूक भाषा। भाषा की ध्वनि रहित स्थिति में ही ऐसी भावाभिव्यक्ति होती है। इसे भाषा का अव्यक्त रूप भी कहा जा सकता है। संकेत, चिन्ह, स्पर्श आदि भावाभिव्यक्ति के माध्यम इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। पुष्प की भाषा भी मूक है। दूसरा है अस्पष्ट भाषा। जब व्यक्त भाषा का पूर्ण या स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है तो उसे अस्पष्ट कहते हैं। यथा चिड़िया प्रातः काल से अपना गीत शुरू कर देती है, किंतु उनके गीत का स्पष्ट ज्ञान सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाता है। इस प्रकार पक्षियों का गीत मानव के लिए अस्पष्ट भाषा है। स्पष्ट भाषा। जब भावाभिव्यक्ति पूर्ण स्पष्ट हो तो ऐसी व्यक्त भाषा को स्पष्ट कहते हैं। जब मनुष्य मुख अवयवों के माध्यम से अर्थमयी या दृश्यिक ध्वनि समिष्टि का प्रयोग करता है तो ऐसी भाषा का रूप सामने आता है। यह भाषा मानव व्यवहार और उसकी उन्नति में सर्वाधिक सहयोगी है। स्पर्श भाषा। इनमें विचारों की अभिव्यक्ति शरीर के एक अथवा अधिक अंगों के स्पर्श माध्यम से होती है। इसमें भाषा के प्रयोगकर्ता और ग्रहणकर्ता में निकटता आवश्यक होती है। इंगित भाषा। इसे आंगिक भाषा भी कहते हैं। इसमें विचारों की अभिव्यक्ति विभिन्न प्रकार के संकेतों के माध्यम से होती है। यथा हरी झंडी या हरी बत्ती मार्ग साफ या आगे बढ़ाने का संकेत है, या बत्ती मार्ग अवरुद्ध होने या रुकने का संकेत है। वाचिक भाषा। इसके लिए मौखिक शब्द का भी प्रयोग होता है। ऐसी भाषा में ध्वनि संकेत भावाभिव्यक्ति के मुख्य साधन होते हैं। इसमें विचार विनिमय हेतु मुख के विभिन्न अवयवों का संयोग लिया जाता है, अर्थात इसमें भावाभिव्यक्ति बोलकर की जाती है। यह सर्वाधिक प्रयुक्त भाषा है। सामान्यतः इस भाषा का प्रयोग सामने बैठे हुए व्यक्ति के साथ होता है। यंत्र आधारित दूरभाषा, टेलीफोन, वायरलेस आदि की भाषा भी इसी वर्ग के अंतर्गत आती है। भाषा के सूक्ष्म विभाजन में इसे यांत्रिक या यंत्र आधारित भाषा के विभिन्न वर्ग में रख सकते हैं। लिखित भाषा। भावाभिव्यक्ति का सर्वोत्तम माध्यम लिखित भाषा है। इसमें अपने विचार का विनियम लिखकर अर्थात मुख्यतः लिपि का सहारा लेकर किया जाता है। इस भाषा में लिपि के आधार पर समय तथा स्थान की सीमा पर करने की शक्ति होती है। एक समय लिपिबद्ध किया गया विचार शताब्दियों बाद पढ़कर समझा जा सकता है, और कोई भी लिपिबद्ध विचार या संदेश देश विदेश के किसी भी स्थान को भेजा जा सकता है। किसी भी समाज की उन्नति मुख्यतः वहाँ की भाषा उन्नति पर निर्भर होती है। यह सर्वसामान्य तथ्य है कि उन्नत देश की भाषा भी उन्नत होती है। इसके साथ भाषा को मानवीय सभ्यता का उत्कर्ष आधार माना गया है। अभी हम देखते हैं भाषा की प्रवृत्ति। भाषा सामाजिक संपत्ति है। सामाजिक व्यवहार भाषा का मुख्य उद्देश्य है। हम भाषा के सहारे अकेले में सोचते या चिंतन करते हैं, किंतु वह भाषा इस सामान्य या दृश्यिक ध्वनि प्रतीकों पर आधारित भाषा से भिन्न होती है। भाषा अगोपान समास से संबंधित होती है।
भाषा का विकास समाज में हुआ, उसका अर्जन समाज में होता है और उसका प्रयोग भी समाज में ही होता है। यह तथ्य दृष्टव्य है कि बच्चा जिस समाज में पैदा होता है तथा पलता है, वह उसी समाज की भाषा सीखता है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। कुछ लोगों का कथन है कि पुत्र को पितृक संपत्ति, घर, धन, बाग आदि के समान भाषा भी प्राप्त होती है। अतः भाषा पितृक संपत्ति है, किंतु यह सत्य नहीं है। यदि किसी भारतीय बच्चे को 1-2 वर्ष अवस्था शिशुकाल में किन्हीं विदेशी भाषा भाषी लोगों के साथ कर दिया जाए, तो वह उनकी भाषा ही बोलेगा। यदि भाषा पितृक संपत्ति होती, तो वह बालक बोलने के योग्य होने पर अपने माता पिता की ही भाषा बोलता। भाषा व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। भाषा सामाजिक संपत्ति है। भाषा का निर्माण भी समाज के द्वारा होता है। महान साहित्यकार या भाषा प्रेमी भाषा में कुछ एक शब्दों को जोड़ या उसमें से कुछ एक शब्दों को घटा सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि कोई साहित्यकार या भाषा प्रेमी भाषा का निर्माता नहीं हो सकता है। भाषा में होने वाला परिवर्तन भी व्यक्तिकृत न होकर समाजकृत होता है। भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा परंपरा से प्राप्त संपत्ति है, किंतु यह पितृक संपत्ति की भांति नहीं प्राप्त होती है। मनुष्य को भाषा सीखने के लिए प्रयास करना पड़ता है। सामाजिक व्यवहार भाषा सीखने में मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है, किंतु मनुष्य को प्रयास के साथ उसका अनुकरण करना होता है। मनुष्य अपनी मातृभाषा के समान प्रयोगार्थ अन्य भाषाओं को भी प्रयत्न कर सीख सकता है। इसे स्पष्ट होता है भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा व्यवहार अनुकरण द्वारा अर्जित की जाती है। शिशु बौद्धिक विकास के साथ अपने आसपास के लोगों की ध्वनियों को अनुकरण के आधार पर उन्हीं के समान प्रयोग करने का प्रयत्न करता है। प्रारंभ में वह या माँ, बा आदि ध्वनियों का अनुकरण करता है, फिर सामान्य शब्दों को अपना लेता है। यह अनुकरण तभी संभव होता है जब उसे सीखने योग्य व्यवहारिक वातावरण प्राप्त हो। वैसे व्याकरण, कोश आदि से भी भाषा सीखी जा सकती है, किंतु यह सब व्यवहारिक आधार पर सीखी गई भाषा के बाद ही संभव है। यदि किसी शिशु को निर्जन स्थान पर छोड़ दिया जाए, तो वह बोल भी नहीं पाएगा, क्योंकि व्यवहार के अभाव में उसे भाषा का ज्ञान नहीं हो पाएगा। भाषा सतत प्रवाहमयी है। मनुष्य के साथ भाषा सतत गतिशील अवस्था में विद्यमान रहती है। भाषा की उपमा प्रवाहमान जलस्रोत नदी से दी जा सकती है, जो पर्वत से निकलकर समुद्र तक लगातार बढ़ती रहती है। अपने मार्ग में वह कहीं सूखती नहीं है। समाज के साथ भाषा का आरंभ हुआ और आज तक गतिशील है। मानव समाज जब तक रहेगा तब तक भाषा का स्थायित्व पूर्ण निश्चित है। किसी व्यक्ति या समाज के द्वारा उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, किंतु उसे समाप्त करने की किसी में शक्ति नहीं होती है। भाषा का अंतिम रूप नहीं है। वस्तु बनते बनते एक अवस्था में पूर्ण हो जाती है, तो उसका अंतिम रूप निश्चित हो जाता है। भाषा के विषय में यह बात सत्य नहीं है। भाषा चिर परिवर्तनशील है, इसलिए किसी भी भाषा का अंतिम रूप ढूंढना निरर्थक है और उसका अंतिम रूप प्राप्त कर पाना असंभव है। यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि यह प्रकृति जीवित
भाषा के संदर्भ में ही मिलती है। भाषा नैसर्गिक क्रिया है। मातृभाषा सहज रूप में अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। अन्य भाषाएं भी बौद्धिक प्रयत्न से सीखी जाती है। दोनों प्रकार की भाषाओं को सीखने में अंतर यह है कि मातृभाषा तब सीखी जाती है जब बुद्धि अविकसित होती है, अर्थात बुद्धि विकास के साथ मातृभाषा सीखी जाती है। इससे ही इस संदर्भ में होने वाले परिश्रम का ज्ञान नहीं होता है। जब हम अन्य भाषा सीखते हैं तो बुद्धि विकसित होने के कारण ज्ञान अनुभव होता है। कोई भी भाषा सीख लेने के बाद उसका प्रयोग बिना किसी कठिनाई के किया जा सकता है। जिस प्रकार शारीरिक चेष्टाएं स्वाभाविक रूप से होती है, ठीक उसी प्रकार भाषा ज्ञान के पश्चात उसकी भी प्रयोग सहज स्वाभाविक रूप में होता है। भाषा एक माध्यम है। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम। अपने भावों को अभिव्यक्त करके दूसरे तक पहुंचाने हेतु भाषा का उद्भव हुआ। भाषा के माध्यम से हम न केवल अपने भावों, विचारों, इच्छाओं और आकांक्षाओं को दूसरे पर प्रकट करते हैं, अपितु दूसरों द्वारा व्यक्त भाव, विचारों और इच्छाओं को ग्रहण भी करते हैं। इस प्रकार वक्ता और श्रोता के बीच अभिव्यक्ति के माध्यम से मानवीय व्यापार चलते रहते हैं। भाषा चिंतन का माध्यम। विद्यार्थी बहुत कुछ सुने, बोले या लिखे पढ़े, इतना पर्याप्त नहीं है, अपितु यह बहुत आवश्यक है कि वे जो कुछ पढ़े और सुने उसके आधार पर स्वयं चिंतन मनन करें। भाषा विचारों का मूल स्रोत है। भाषा के बिना विचारों का कोई अस्तित्व नहीं है और विचारों के बिना भाषा का कोई महत्व नहीं। भाषा संस्कृति का माध्यम। भाषा और संस्कृति दोनों परंपरा से प्राप्त होती है, अतः दोनों के बीच गहरा संबंध रहा है। जहाँ समाज के क्रियाकलापों से संस्कृति का निर्माण होता है, वहाँ सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के लिए भाषा का ही आधार लिया जाता है। दरअसल किसी भी क्षेत्र विशेष के मानव समुदाय को परखने के लिए उसकी भाषा को समझना आवश्यक है। भाषा साहित्य का माध्यम। भाषा साहित्य का आधार है। भाषा के माध्यम से ही साहित्य अभिव्यक्ति पाता है। किसी भी भाषा के बोलने वालों जनसमुदाय के रहन सहन, आचार विचार आदि का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करने वाला उस भाषा का साहित्य होता है। साहित्य के जरिए हमें उस निर्दिष्ट समाज के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का परिचय मिलता है। उत्तम साहित्य समृद्ध तथा उन्नत भाषा की पहचान है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने भाषा के भेद, भाषा की परिभाषा जानी। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। धन्यवाद।